honor and privilege to welcome a respected entrepreneur, visionary leader, and an inspiration to countless business families across the country. So, with a very warm round of applause, please join us in welcoming Shri Vinod Agrawal ji for his keynote address. Yeah. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप और हम यहीं हैं या और कहीं निकल गए। कई बार आदमी फिजिकल वहाँ होता है और मेंटली और कहीं चला जाता है। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइज़र को धन्यवाद दूंगा जो ये पोडियम बनाया है, बड़ा एप्रोप्रिएट है। इसमें आप भी दिखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखती है। नहीं तो कई बार ऐसे पोडियम होते हैं सिर्फ गर्दन दिखती है या नीचे स्टूल लगा के ऊपर जाना पड़ता है या साइड से खड़े होकर देखना पड़ता है या बात करना पड़ती है। धन्यवाद जिसने भी इसको डिज़ाइन किया है। सादर जयेंद्र सिंह, हमारे की स्पीकर्स, सदन में उपस्थित समाज एवं देश के युवा जो हमारे वर्तमान और भविष्य हैं। मेरी विष्णु जी से जब जब बात होती थी, चर्चा होती थी, तो वो एबीसी के बारे में हरदम कहते थे कि हम समय के बहुत पंक्चुअल हैं, हमारे कार्यक्रम सभी समय पर होते हैं। वाकई में आपके कार्यक्रम समय पे होते हैं। ये इंदौर शहर इस मामले में बहुत बदनाम है। यहाँ कोई भी कार्यक्रम समय पर नहीं होता है, एक एक दो दो तीन तीन घंटे लेट होता है, तो उससे सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को हरदम समय की वैल्यू करना चाहिए, समय की कद्र करना चाहिए और उसको हरदम समय के साथ चलना चाहिए, न समय के आगे और न समय के पीछे। आपको समय का इंतज़ार करना होगा, लेकिन समय आपका इंतज़ार नहीं करता है। यदि वो समय निकल गया तो आपके जीवन से वो पल निकल गए। उसके बाद विष्णु जी ने एक बार बताया कि या एक वीडियो मुझे भेजा कि ये जो इतना सुंदर इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, यह एबीसी की युवा टीम ने ही किया है और उन्होंने ही इसको बहुत सुंदर रूप दिया है और सुंदर रूप से सजाया है, जो दिख भी रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, ये भी आपकी एक लर्निंग है। आज कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, कंसीव करना, प्लान करना, परफॉर्म करना अपने आप में आपको बहुत कुछ सिखाता है। आपकी फेलोशिप उसमें बढ़ती है। मुझे याद है जब एक सांस्कृतिक संस्था रसभारती जो लगभग 35 साल पहले बनी थी, उसके फाउंडर्स में मैं भी था, तो हम भी एयरपोर्ट से गेस्ट को लाना, सारे प्रोग्राम प्लान करना, परफॉर्म करना और बाद में खुद एंजॉय करने के लिए पार्टी भी करना। तो वो फेलोशिप, वो लर्निंग आपको हर स्टेज पर काम आती है, हर जगह काम आती है और हम तो सीखने सिखाने के लिए हैं। तो ये अपने आप में एक सीखने का बड़ा प्लेटफॉर्म है। उन सभी दोस्तों को, बंधुओं को धन्यवाद जिन्होंने इसको इतना सुंदर इस इवेंट को यहाँ पर कंसीव किया है। आज जो विष्णु जी ने कुछ बातें यहाँ पहले कही है, मैं उसी पे कुछ पहले बात कहना चाहूँगा कि हीरे की पहचान तो एक पारखी ही करता है या जोड़ी ही करता है, लेकिन एबीसी उन हीरों को गढ़ देगा तो समय के साथ पूरी दुनिया भी उनकी पहचान करेगी, ये आप मानकर चलिए। विष्णु जी ने कहा कि एबीसी उस तरीके का एक पेड़ है जो हर व्यक्ति अपनी नज़रों से उसको देखता है। मैं कई बार हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कहता हूँ
कि उसी तरीके से एक व्यवसायी, उद्योगपति एक ऐसा पेड़ है, उससे उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, ग्रोथ के नज़रों से, रोजगार के नज़रों से, देश, टैक्सेशन, रेवेन्यू के नज़रों से, समाज, सेवा की नज़रों से, धर्म, धार्मिक कल्पनाएं, धार्मिक कार्यक्रम की नज़रों से, नेता भी उन्हीं को मानते हैं कि इन्हीं से कुछ हमको मिलने वाला है, उस नज़रों से। तो हर व्यक्ति जो इस देश का चारों तरफ जितने भी संत, सन्यासी, नेता, समाज, धर्म, वो सब भी हम हमारी ही तरफ देखते हैं, उद्यमी, व्यापारी, उद्योगपति की तरफ ही देखते हैं। और हम कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्राणी हैं जो सबको साथ लेकर चलना हमको आता है और हम सबको साथ लेकर चलते हैं। विष्णु जी ने कहा कि वो न राम बनना चाहते हैं, न हनुमान बनना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं जामवंत जी की भूमिका में रहना चाहते हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, जामवंत जी सदियों तक जिए थे, बहुत लंबी उम्र उनको प्राप्त थी। तो आप ABC बेचिंतित रहें, ये बहुत लंबी समय तक बने रहने वाले हैं और ABC को बहुत लंबे समय तक और बहुत आगे तक ये ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से ABC की जर्नी यहाँ पर दिखाई और जो नई चीज़ यहाँ पर विष्णु जी जोड़ रहे हैं, आपकी टीम अब तो साथ में लग गई है, जोड़ रही है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आपने क्रिएट किया है। कोरोना के बाद से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पर काम करना सबको आसान भी हो गया है और इजी भी हो गया है। करीब 150 लोग उससे जुड़े हैं और उसका फ़ायदा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कहीं ना कहीं AI का उपयोग भी आपके सिस्टम में लेके आ रहे हैं। हम AI को उतना समझें जितना हमारे निजी और जो व्यापार हम करते हैं उसमें हम उसका उपयोग कितना कर सकते हैं, उस रूप में हम ज़रूर समझें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना भी अब कुछ नहीं है। आपने बात कही कि हम होम लेडीज़ या वाइफ्स या घर की महिलाओं को भी हम कहीं ना कहीं जोड़ेंगे और उन्हें क्या व्यापार है, क्या धन है, धन की क्या वैल्यू है, वो समझ में आएगी, वो उसको रिस्पेक्ट करेगी। तो मैं कहूँ ये तो होगा ही। साथ में कई महिलाएं समझ लेती हैं कि हमारे आदमी तो कुछ करते ही नहीं है, घूमते रहते हैं, तो कम से कम उनकी वैल्यू हो जाएगी कि नहीं ये कुछ करते हैं, वो उनको जानकारी हो जाएगी। उसके बाद आपने एक मैट्रिमोनियल साइट्स की बात करी। मैं समाज का व्यक्ति हूँ और आप मेरा ही समाज सामने बैठा है। मैं हरदम कहता हूँ कि पहले की शादियाँ बीच के लोग करा देते थे, पंडित ब्राह्मण करा देते थे, बुजुर्ग करा देते थे, अब तो वो सब ख़त्म हो गए। अब जो शादियाँ होती है माइंडसेट की होती है, प्रोफेशन की होती है, शहर की होती है, सोच की होती है, आजकल ये शादियाँ होती है। तो इन शादियों के लिए यदि एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो और उस प्लेटफॉर्म में भी आज की तारीख में 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आदमी यदि छुपा ले या छुप जाती है तो वो शादियाँ बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाती। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है फाइनेंशियल स्टेटस। आदमी के दिखाने के दांत कुछ होते हैं और एक्चुअल दांत कुछ होते हैं। यदि किसी का फाइनेंशियल स्टेटस ढंग से समझ में आ जाए और फिर हम शादी करें तो वो तकलीफ़ नहीं आती है। और एक दूसरा कोई ऐसी बीमारी जो साथ में है और उसके साथ शादी हो जाए तो तकलीफ़ होती है। यदि ये 2 चीज़ों की जानकारी भी और अच्छे तरीके से दोनों परिवारों को मिल जाए तो वो शादी एक मजबूत शादी होगी और वो लंबे समय तक चलेगी। मैं बधाई देना चाहता हूँ ABC टीम को, जो व्यापार और व्यवसाय के गुर सिखाते सिखाते धर्म नीति से भी इस चीज़ को जोड़ रही है। आज का सब्जेक्ट वही है, उस पर मैं अपनी कुछ बातें, अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगा। हम पहले जो धर्म को समझते हैं वो धर्म का सीधा वास्ता मानते हैं
मंदिर, पूजा पाठ, संत, कथाएं, ये बाहरी पूजा पाठ धर्म का रूप हुआ। हम आंतरिक रूप से बात करें तो योग, ध्यान, समाधि, ये हमारे शरीर के अंदर की हम पूजा और धर्म की बात करते हैं। तो इस तरीके से एक बाहरी पूजा धर्म और एक आंतरिक पूजा और धर्म, ये एक सीधा लेमैन जैसा धर्म का एक जवाब है, लेकिन मैं इसको बहुत अलग तरीके से देखता हूँ। मेरा मानना है कि धर्म का मतलब है कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिस चीज़ से जुड़े हों, आप उस कर्तव्य को कैसे निभाते हैं, वही सबसे बड़ा धर्म है। और हमारा कर्तव्य भी यही कहता है कि स्वयं, परिवार, समाज, देश और हमारे प्रोफेशन के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। यदि हम व्यावसायिक फैमिली से आते हैं तो सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य होता है व्यापार करना, व्यवसाय करना या प्रोफेशन करना और उससे धन अर्जित करना और धन अर्जित करके सबका पालन करना। लेकिन अर्थ कमाना, परंतु धर्म के रास्ते चलते हुए यदि अर्थ कमाया जाता है तो यदि आप अर्थ धर्म से जुड़ जाए तो ये समृद्धि बनता है। यदि अर्थ कर्म से जुड़ जाए तो यह विकास बनता है। और यदि सेवा कार्य से अर्थ जुड़ जाए तो आत्मसंतोष प्राप्त होता है। तो ये तीनों चीज़ों को यदि आप धर्म से अर्थ को जोड़ देते हैं तो तीन आपको सुकून और शांति इनसे मिलती है। क्या कहते हैं कि कर्म बड़ा या भाग्य। मेरा हरदम ऐसा मानना होता है कि ये दोनों के पर्याय, एक दूसरे के पर्याय हैं और ये आगे पीछे चलते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आप मेहनत से कोई कर्म कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी बदलेगा ही बदलेगा। और यदि आपके कर्म गलत है या आपकी मेहनत में कमजोरी है तो भाग्य भी आपका कोई साथ न देगा, वो कहीं ना कहीं आपको बीच में छोड़ देगा। तो ये दोनों के पर्याय भी हैं और दोनों आगे पीछे भी चलते हैं। कई बार ये आता है कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है, ये मुझे क्यों करना चाहिए। आप एक चीज़ मानिए, दुनिया में कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है यदि वैधानिक है, लीगल है। तो यदि आप उस कर्म को पूरी ईमानदारी से और आपको उसमें सेटिस्फैक्शन दिखता है और सेटिस्फैक्शन मिलता है और आपकी ग्रोथ उसमें दिखती है, आप अवश्य रूप से उस काम को करिए। आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और ग्रोथ भी मिलेगी और एक प्रोग्रेस भी आपको उसमें मिलेगी। तो कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। यदि किसी का विज़न बड़ा है, किसी को बहुत अपने जीवन में आगे बढ़ना और बहुत सारे काम करना है, तो उसे दो चीज़ों को छोड़ना होता है। सबसे पहले उसका ईगो और घमंड, या मैं कहूँ इन सब चीज़ों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। ईगो ये चीज़ कि मैं ही सब कुछ हूँ और सामने वाला कुछ नहीं है, तो ये गलत चीज़ है। लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकता हूँ और इसके लिए लगूंगा तो मैं कर लूँगा, ये आवश्यक है, ये आप में होना चाहिए। यदि आप कोई काम को करते हैं और ईगो छोड़कर करते हैं, एक बात। दूसरा, छोटे मोटे विवाद, छोटे मोटे डिस्प्यूट आपके लाइफ में, आपके करियर में, बिजनेस, प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ, बहुत सारी विवाद आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे ऐसे मैटर आएंगे। आप चाहो तो उसको बहुत बड़ा करके बहुत समय उसमें ख़राब कर सकते हैं और आप चाहो तो उसको वही छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, समाज के सभी जानते होंगे, प्रेम गोयल जी। उनका एक डायलॉग है, कुछ को मैंने माफ़ कर दिया, कुछ से मैंने माफ़ी मांग ली। मतलब दोनों उनने खुद पे ही रखा है कि खुद को तो मैंने माफ़ कर दिया और खुद से मैंने माफ़ी मांगी। सिंपल थ्योरी है कि उन चक्करों में नहीं पड़ना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको अपने पथ पे जाना है। तो ये छोटे मोटे विवाद आपको छोड़ने होंगे और आगे बढ़ना होगा।
मैंने जो मेरी भी करीब 45-50 साल का मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस हो गया है। 10-15 साल पहले तक वर्ड, जबान, व्यवहार, रिलेशंस, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। वैल्यू आज भी है इनकी, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि वैल्यू नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे लॉ, लीगल, प्रोफेशनल्स, स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब यदि व्यक्ति को अपनी जीविका चलानी है, अपना गुजारा भत्ता अपने परिवार का चलाना है, तो आप रूटीन कोई काम कर सकते हैं। आप अगर बंधु हैं, इतने तो हम सक्षम हैं, तो उतना तो कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए, जो आज की तारीख में वैल्यूएशन का गेम हो गया है, सारी दुनिया वैल्यूएशन की तरफ है, तो उसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, अलग सोचना होगा, डिफरेंट करना होगा, कुछ हद तक रिस्क लेनी होगी। उसके लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है वह आपको ज्ञान लेना होगा। मैं आज अपनी यहाँ 2 कंपनियों की बात करूँ, अग्रवाल कोल जो हमने 51 वर्ष पहले शुरू की थी, एक छोटे से ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस से शुरू करके आज हम इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडर, इंपोर्टर, इन्वेस्टर इन कोल हैं। 5 करोड़ या 2 करोड़ से वो कंपनी शुरू हुई कि आज 15,000 करोड़ का उसका टॉप लाइन है। और हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा हाउस है जो इस बिजनेस में नहीं है? टाटा, बिरला, सिंघानिया, JSW, जिंदल, मतलब जिसका नाम लें वो सब कोल बिजनेस में है। उनके प्रेजेंस में हम सेकंड लार्जेस्ट हैं कंट्री में। तो कुछ ना कुछ हमारा इनोवेशन होगा, एक डिफरेंट सोच होगी, और एक ही नाम से किसी कंपनी को 51 साल तक चलाना, वो भी कोल बिजनेस में, वह भी अपनी एक इमेज, एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी को शो करता है। हमने अपनी समय समय पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हमको दिखी, हमने उसको तुरंत इनकैश किया। हमने कोई टाइम उसमें ख़राब नहीं किया। जब मैं पहली बार मेरी लिमिट लेने गया, क्योंकि हम लोग ब्याज और भाड़ा चुकाते नहीं है, हमारा उस पर कोई बिलीव नहीं था शुरू से। जब इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे पहली लिमिट की ज़रूरत थी LC की, क्योंकि इंपोर्ट बिना LC के हो नहीं सकता था। तो बैंकर्स ने यही कहा कि अग्रवाल जी आपकी सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी कोई क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो ज़िंदगी में पहली बार शब्द सुना, ये क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है? बोले आप लोन लेते रहते हो और चुकाते रहते हो तो ट्रैक रिकॉर्ड बनता है। वहाँ से हमने पहली लिमिट बड़ी मुश्किल से ली, मैं आपको ये शब्द कहना चाहूँगा। और आज हम इस लेवल तक उस बिज़नेस को ला पाए। जब एमराल्ड जो हमारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, जब हम इसको कंसीव कर रहे थे, सुनील अग्रवाल यहाँ बैठे हैं, ये कई बार मेरे को बोलते थे आप बिज़नेस करिए, रियल एस्टेट में आइए। मैं इनको 2 चीज़ कहता था कि एक तो ये उल्टे सीधे काम जो शहर में होते हैं, या लीगलिटी इनलीगलिटी जो होती है, या ज़्यादा कम बना देना, कुछ भी कर देना, ये मेरे बस का नहीं है, मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेंटली मैं फिट नहीं हूँ उसके लिए। दूसरा, मेरा बेटा आने वाला है पढ़ के, तो मुझे उससे समझना है कि क्या वो मेरे साथ व्यापार करना चाहता है या खुद का करना चाहता है। मैं यूथ को एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अब तो सोच बदल गई है। 15-20 साल पहले हर बच्चा अपने बाप को बेवकूफ़ समझता था। बोले इनको तो कुछ करना आता नहीं है, ज़िंदगी भर बस मेहनत करते रहते हैं, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक, और काम में ही लगे रहते हैं। और हम पढ़ लिख के आ गए हैं, हम एक दिन में झंडे गाड़ देंगे। आप यदि हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो 15-20 साल पहले इस तरीके के यूथ जो भी बिजनेस में आए थे, और जो उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट को सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की, उसमें से 80% बर्बाद हो गए, 80% फेलियर हो गए। उन्होंने अपना नाम, इमेज, सब कुछ खराब कर। क्या गलत था? यदि उसमें ज़रा सा भी एनालिसिस करूं तो आपको समझने की ज़रूरत है, आज का यूथ जितना उसको नॉलेज है, जितनी उसकी स्टडी है, जितना उसका एक्सपोजर है, वो हम लोगों का जीरो है उसके सामने।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उनके पास। यदि उनके पास कोई चीज़ नहीं है तो एक एक्सपीरियंस की जो लगाम होना चाहिए, ये एक अनुभव की डोर होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। यदि कोई यूथ कुछ सालों तक अपनी फैमिली के साथ जुड़कर बिजनेस करे तो अपनी एक्सपर्टाइज और फैमिली के अनुभव उसके साथ वो जोड़ ले तो वो स्काई इज़ द लिमिट काम कर सकता है, किसी भी जगह तक जाके पहुंच के काम कर सकता है। तो मैंने भी तपन से पूछा कि मैंने भाई तुम भी पढ़ लिख लिए हो, इंजीनियरिंग हो गए हो, मास्टर्स हो गए हो, अब तुम्हारी सोच क्या है? बोले नहीं मुझे आपके साथ ही बिजनेस करना है। तो वही सुनील अग्रवाल का जवाब दे रहा था कि भाई जब मेरी कोई नेक्स्ट आए जिम्मेदार आदमी कि किसके भरोसे काम करूं, तो उसको टारगेट लेके मैंने काम, और इस बीच में रेरा आ गया, बहुत सारे कानून सीधे हो गए, मुझे लगा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, तपन भी आ गया है, फिर कुछ समय बाद अर्चना भी आ गई, तो मैंने अब ये काम करना चाहिए। जब एमराल्ड की स्थापना की तो मैंने तपन को एक ही बात कही थी, ये आपको भी समझने की बात है, जो हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, नीति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने उसको एक ही चीज़ कही थी कि भगवान ने पैसा बहुत दिया है, उसकी कोई कमी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा कि पैसे का कोई एंड भी नहीं है। आज फर्स्ट ट्रिलियनियर वो बन गए हैं, उसके बाद भी उनकी भूख तो आगे है ही, तो इसका कोई एंड भी नहीं है। तो मैंने कहा पैसा बहुत दिया है, मान सम्मान इज्जत बहुत दी है, जो तुम करने जा रहे हो रियल एस्टेट का बिजनेस, वो तुम्हारा व्यापार है, लेकिन जो उसमें रहेगा वो उनका घर है। आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए कि व्यापार की जो धुरी होती है वो पैसा कमाना होती है, और कमाना ही चाहिए। यदि आप व्यापार में पैसा नहीं कमाएंगे तो कमाएंगे कहाँ पर? लेकिन सामने वाले का घर है, उसमें 80 साल का बुढ़ा भी आएगा और 5 साल का बच्चा भी आएगा, तो मेरे को उनकी बद्दुआ नहीं चाहिए, मुझे उनसे दुआएं चाहिए कि नहीं कोई घर है, ये बिल्डिंग मकान बंगले ये सब कहने के हैं, एक्चुअल तो वो घर है, जो आदमी शाम को रात को घर जाता है और सुकून से वहाँ पर रहता है। तो मैंने कहा तुम महंगा काम करना कोई तकलीफ़ नहीं है, ब्रांडेड काम करना कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई कानून नहीं तोड़ना, कोई सिस्टम नहीं तोड़ना, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन जब उसके अंदर कोई रहने आए तो उसको ये लगे कि कोई चीज़ है और मैं किसी चीज़ में रह रहा हूँ, और उसके मन में सुकून आना चाहिए। ऐसा काम तुमको सबसे पहले करना है। दूसरा, ब्रांडेड करना है, अच्छा करना है। 20% कॉस्ट ज़्यादा लगा देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग तुमको और 20% एक्स्ट्रा दे देंगे, कि उनका घर है, 100 साल उनको रहना है, कोई फ़र्क उनको पड़ेगा नहीं। आज यहाँ सब हम डेवलप्ड लोग भी हैं, अच्छे मैच्योर्ड लोग भी हैं। आज बड़े बड़े ब्रांड लुई विदा आपके शोरूम के बाहर 4 घंटे लाइन में खड़ा रखवा के फिर अंदर लेता है, और फिर एक बैग आप 10-20 लाख का खरीद के लाते हैं, उसकी वैल्यू तो 10-20 हज़ार भी हो सकती है, वो 10-20 लाख रुपए में बेचता है। हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं 10 करोड़ से लेके 8 करोड़ और 7 करोड़ 25 लाख की गाड़ी में भी काम होता है। हम ब्रांड को पैसे देते हैं, हम ब्रांड की इमेज करते हैं ना, और ब्रांड ऐसे ही नहीं बनता, सालों की मेहनत के बाद बनता है, और सालों की मेहनत की मेंटेनेंस के बाद बनता है। तो मैंने कहा तुम ब्रांड बनो, ब्रांड जैसा काम करो, ब्रांड जैसी डिलीवरी करो, तुमको पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तुमने जहाँ घटिया काम किया, न पैसा मिलेगा, न इज्जत मिलेगी, न मान मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जीवन में अच्छा है। इंदौर जब शुरू करने की बात आई, हमारा तो एक्सपोजर पूरे हिंदुस्तान में है, लोगों ने कहा आपने इतना बड़ा पैसा आप बॉम्बे दिल्ली लगा देते। मैं लगा के क्यों देता? इस शहर ने, इंदौर ने, जब मैं यह जीरो था, एक समय के खाने के पैसे नहीं थे, उसने मुझे रिचेस्ट ऑफ द पर्सन ऑफ मध्य प्रदेश बना दिया,
फिलॉन्थ्रोपी स्टॉप बना दिया, मैं इस शहर को छोड़ के कैसे कोई बात कर सकता हूँ? मेरा कोई भी काम होगा तो पहले इस शहर में होगा। ये शहर मेरे को जानता है, मैं शहर को जानता हूँ। और मैं बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, आपको बिज़नेस सीखना है, इसलिए मुझे बहुत बड़ा वैक्यूम यहाँ पर लगा कि यहाँ प्रोफेशनलिज्म की कमी है, डिलीवरी की कमी है, अच्छी चीज़ों की कमी है, एक फेथ की कमी है। यहाँ कच्चे पक्के में बहुत लोग दिमाग लगाते हैं जिसमें हम बहुत बिलीव नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ थी, रिस्क भी थी। जो बात आती है कि बिज़नेस में रिस्क लेना, तो रिस्क भी थी कि हम इस शहर में इतने सारे प्रोजेक्ट डिफरेंट टाइप के लेके आके रिस्क ले रहे हैं। कोई बात नहीं, बिज़नेस का नाम ही रिस्क है। हमने ली, आज शहर ने उसको वेलकम किया, शहर ने स्वागत किया। सुनील जी का ही शब्द है कि पहले शहर सोचता था कि जो विनोद जी कर रहे हैं ये नहीं चलेगा, ये ठीक है इनके पास पैसा है, ये कर लेंगे, लेकिन नहीं चलेगा। जनाब यही बोलते हैं कि यही चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। तो इसका मतलब आप में उसको बदलने की क्षमता, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपकी सोच क्लियर होना चाहिए, सोच में कोई मैल नहीं होना चाहिए, धोखा देने की कोई सोच नहीं होना चाहिए। यदि आप धोखा देने की सोच नहीं रखते हैं तो धोखा खाने की भी सोच नहीं होना चाहिए। कोई हमको धोखा दे भी नहीं सकता। ऐसा नहीं हम धोखा खाए जा रहे हैं और दूसरे को दे नहीं रहे। आइदर आ रहे हैं, आप न खाइए और न किसी को दीजिए। उसी की तर्ज पर आज एमराल्ड अब बदलेगा इंदौर की कॉन्सेप्ट के साथ शहर में है। एक नई स्काई लाइन, एक नया सिस्टम, नई बातें। हम जो बिल्डर सोचते नहीं हैं, हम मेंटेनेंस तक, कम्युनिटी तक, वहाँ तक जाकर इसमें काम करना चाहते हैं। तपन उसका पूरा लीड लिया हुआ है, अर्चना पूरी उसके साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद जो मेरी छोटी बेटी अदिति, उसने एक नई चीज़ यहाँ द एडिट करके स्टार्ट किया। आर्ट गैलरी, कैफ़े, स्टोर, ये जो चीज़ हमने क्रिएट करी है अपने आप में एक डिफरेंट सोच के साथ। आज आर्ट गैलरी हमने स्टार्ट करी तो हिंदुस्तान के डिफरेंट आर्टिस्टों को हम वहाँ प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि वो आए, अपनी चीज़ों को प्रेजेंस करें, बेचें भी, उनको अपना व्यापार भी मिले और एक नई सोच जिसके साथ आए। तो हमारा हरदम सोच रहता है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, डिफरेंट सोचें और अलग तरीके से सोच के कोई काम करें। तो उसी का रिज़ल्ट अग्रवाल पोल है, एमराल्ड है, द एडिट है। आपको रिस्क लेनी है, समझना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। किसी कंपनी की नीतियाँ और पॉलिसियाँ यदि अच्छी हो, अच्छी बनाई जाए, समय पे बनाई जाए, तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आज आप सभी जानते हैं कि भारत दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है। ठीक है, अभी वार के कारण हम कुछ डाउन है, नहीं तो 7-8% की ग्रोथ हमारी कंटिन्यू रहने वाली है। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी, एआई, इसका यूज़ करना ही होगा। लीगल बाउंडेड, कोई कानून प्रचलित नहीं तोड़ना, यह बहुत ज़रूरी होगा। नहीं तो आप अभी इंटरनेशनल लॉ इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, देश के लॉ इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, आप उन्हीं में उलझ के रह जाएंगे। समय के साथ मैं से हम की तरफ जाना पड़ेगा। कोई डिसीजन मैं लेता हूँ तो वो हम में आना पड़ेगा, सामूहिक निर्णय लेने पड़ेंगे, टीम बड़ी करनी पड़ेगी, टीम को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो एक कॉन्सेप्ट वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर का चलता है दुनिया में, अब लगभग वाइट कॉलर का ज़माना तेज़ी से चला जाएगा। आपको ब्लू कॉलर के काम, ब्लू कॉलर की तरफ सोच के आगे बढ़ना होगा। एक बीच में विवाद चला था कुछ 6-8 साल महीने भर पहले, साल भर पहले, कि काम कितना करना चाहिए, हफ्ते में कितने घंटे या डेली कितने घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। मेरा ऐसा कहना है कि यदि आपको सिर्फ नौकरी करनी है, आपकी एक सेट लाइफ है, आपको बहुत कोई उम्मीद नहीं है, आप बहुत कुछ बड़ा बनना नहीं चाहते हैं, तो 7-8 घंटे दिन भर में बहुत है, कोई तकलीफ़ नहीं है।
लेकिन यदि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको बड़ा बनना है, आपका सोच बहुत बड़ी है, क्योंकि उस स्टेज में आपको खुद को भी सीखना पड़ता है रोज़ और टीम को भी सिखाना पड़ता है, तो आपको डबल मेहनत करना होती है। तो उस समय फिर 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आज भी मैं 12 घंटे काम करता हूँ, जब जाके अपन इस सिचुएशन और पोजीशनों में पहुँच पाते हैं। समय समय के साथ आपको फैमिली ऑफिस, विल, फैमिली चार्टर ये भी बनाना होंगे, क्योंकि हम परिवार की बात करते हैं, परिवार के साथ काम की बात करते हैं, तो ये भी एक आवश्यक है, जिससे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप काम कैसे करेंगे। जैसे आज मैं बात करूं मेरे परिवार में, तो मेरा बेटा, मेरी दोनों बेटियां और मेरी बहू, वो भी मेरी बेटी है, सभी हमारे साथ काम करते हैं, सभी एक ही कंपनी में काम करते हैं, सबके डिपार्टमेंट अलग हैं, काम अलग हैं, सिस्टम अलग हैं। मैंने जो मेरा फैमिली चार्टर बनाया है, उसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो काम तपन डायरेक्ट करता है, वह काम वंशिका, जो मेरी बहू है, वो नहीं कर सकती है। वो मैंने रिस्पेक्ट किया है। उसके पीछे रीज़न एक है कि आप दिन भर जब काम करते हैं तो दिन भर में कई बातें ऐसी हो जाती है जो बड़े छोटे की या ईगो की बात पे आ जाती है। आज दो भाई बहन लड़ लेंगे पब्लिक में या फोरम पे, तो घर आके शांत हो जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि पति पत्नी कहीं पब्लिक फोरम पे आमने सामने आ गए, तो ऐसा ईगो टकराता है कि वो लड़ाई उनकी बेडरूम तक चली जाती है, और यदि वो लड़ाई बेडरूम तक चली जाए तो उनका पर्सनल संसार खराब हो सकता है। इसलिए मैंने क्लियर रिस्पेक्ट किया है कि जो तपन डायरेक्ट काम करेगा वो वंशिका नहीं करेगी। उसके बाद बात आती है कि बच्चों को केवल आप ज़मीन, जायदाद, इन्वेस्टमेंट न दें। हमारे यहाँ कहावत है कि पूत कपूत सो तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि बच्चा लायक है तो क्यों कमा के देने की ज़रूरत है, और नालायक है तो क्यों कमाने की ज़रूरत है, वो यूँ ही बर्बाद कर देगा उसको। तो उनको हमको वैल्यूज़ देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, मेहनत देनी चाहिए। परिवार की, समाज की, देश की क्या इम्पोर्टेंस है वो हमें उनको देना चाहिए। अंत में मैं धर्म, अर्थ, नीति को जोड़कर जो मेरे जीवन के कुछ फंडा हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि कोई बिज़नेस ग्रोथ करता है तो उसके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उन सब की भी ग्रोथ होना चाहिए। सिर्फ उस अकेले बिजनेस की नहीं, सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनकी ग्रोथ होना चाहिए। यदि उस बिज़नेस से कोई प्रॉफिट आता है तो उसका हिस्सा, कुछ हिस्सा समाज, धर्म, सनातन, उसमें ज़रूर खर्च होना चाहिए। सेवा अवश्य करना चाहिए। सेवा सिर्फ धन से ही नहीं होती है, नॉलेज से भी होती है, कर्म से भी होती है, किसी भी रूप में कर सकते हैं। असेट्स, केवल धन, जमीन, इन्वेस्टमेंट ही असेट्स नहीं होते हैं। रिश्ते, दोस्त, स्टाफ, वेंडर्स, कस्टमर्स, ये भी हमारी एसेट्स हैं जो समय समय पर काम आते हैं और हमें आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। हर हाल में देश सबसे आगे होना चाहिए, उसके बाद हम होना चाहिए। यदि देश मजबूत है तो हम मजबूत हैं, और कोई कारण से देश कमज़ोर है तो हम तो कमज़ोर हैं ही। आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा देश की परिभाषा। उसके बाद एक बहुत की बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। सारी दुनिया ने पैसे को सब कुछ मान लिया है, भगवान मान लिया है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पैसा सब कुछ है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। पैसे से ही सब कुछ आती है, लेकिन वो भगवान नहीं है। यदि पैसा भगवान होता तो जो मेरी पत्नी नीना, जिसको मैंने 5 महीने पहले खो दिया, वो आज मेरे साथ होती। इसका मतलब भगवान अलग है और पैसा अलग है। ये हमको हरदम अपने दिमाग में रखना चाहिए। आप अपने जीवन में जो बनना चाहें वो बने।
यदि कोई कारण से कुछ बन ना पाए या न बने तो एक अच्छे इंसान जरूर बन जाए। आप अच्छे इंसान बन जाएंगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा जाएंगे। आज आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।